नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस समय बहुत ही जबरदस्त उथल पुथल चल रहा है। मौजूदा सरकार की तरफ से बड़े बड़े इस्तीफे आ चुके हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी इस्तीफा दे चुके हैं और यह सब कुछ हुआ है एक हिंसक आंदोलन के बाद। वैसे तो नेपाल में राजशाही समाप्त होने के बाद से जिस तरह से सरकार चली थी उसको लेकर आम लोग लगातार असंतुष्ट ही होते गए, लेकिन अभी का जो आंदोलन शुरू हुआ ये तब हुआ जब नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया के 26 प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया और इससे वहां के जो जेन जेड युवा हैं वो भड़क उठे, सड़कों पर निकल पड़े और प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस गोलीबारी में करीब 2 दर्जन लोग सोमवार को निकल मारे गए। ये सभी खबरें तो आप अभी तक देख सुन चुके होंगे, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि नेपाल में अब आगे क्या होगा। ये हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नेपाल हमारा एक ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ ना सिर्फ रोटी बेटी का संबंध है बल्कि हमारा बॉर्डर भी बिल्कुल खुला हुआ है और एक तरह से फ्री आवाजाही है। तो आज की चर्चा इसी महत्वपूर्ण विषय पर करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अभी तक नेपाल में हुआ क्या क्या। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि नेपाल के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री की गद्दी सोशल मीडिया पर बैन से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन की भेंट चढ़ गई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश में हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है और इस बीच लगातार दूसरे दिन युवाओं का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू घाटी और अन्य जिलों में नेताओं और मंत्रियों के आवासों तक को निशाना बना दिया। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और कई जगहों पर संपत्ति में आग भी लगा दी। ललितपुर के सूनाकोठी में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग का घर प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। तो वहीं उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री विष्णु पौडेल के भैंसे पार्टी स्थित आवास पर भी पत्थरबाजी हुई। इसके साथ ही पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर और नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर विष्णु पौडेल के आवास पर भी हमला किया गया। प्रदर्शनकारी पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा की बोढ़ा नीलकंठ स्थित घर को आग के हवाले उसको भी कर दिया। तो वहीं विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के खुमलटार स्थित आवास पर भी पथराव हुआ। बहरहाल कर्फ्यू के आदेश के बावजूद युवाओं ने मंगलवार को न्यू बानेश्वर, कलंकी चौक और घाटी के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। कलंकी चौक में युवाओं ने टायर जलाए और सोमवार की हिंसा में मारे गए लोगों के लिए जवाबदेही की मांग की। नेपाल के हालात को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है और नेपाल की घटनाओं पर पल पल की नजर भारत सरकार बनाए रख रही है। साथ ही साथ नेपाल से हर आने जाने वालों की सघन तलाशी जांच के बाद ही अब उन्हें भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरे से भी नजर बनाए रखी गई है। इसके साथ ही भारत नेपाल की खुली सीमा होने के कारण एसएसबी और पुलिस के जवान पेट्रोलिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से नेपाल के हालात हैं उस पर भारत सरकार की पैनी नजर बनी हुई है और नेपाल में जो इस समय हलचल मची है उसको लेकर वहां की जो आम नागरिक है उनकी राय क्या है, इसको जरा इस कंट्री के फ्यूचर है ना, तो हमारे लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। इधर सब हमारे माँ बाप काम कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं ताकि जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उनके चिल्ड्रंस के लिए तो अच्छा हो रहा है, पर हमारे लिए तो कुछ हो नहीं रहा है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो आवाज़ है वो गवर्नमेंट तक पहुँचे, वो हमें सीरियसली ले। There is law, right to freedom, but then it's not being implemented as we see. And like our voice has been taken under control, like we cannot speak freely. We are here struggling each day, for better future. So this is we need to stop this. So it is enough. So we need to talk about it for more people. So we need the support. तो आपने ये प्रतिक्रिया देखी नेपाल में किस तरह से उथल पुथल मची हुई है और हम आपको लगातार बताते हैं कि क्या कुछ वहां पर अभी तक हुआ है। आप जरा इसे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखते जाइए कि अभी तक हुआ क्या क्या है नेपाल में, क्योंकि जिस तरह से हिंसा की आग भड़की है सोशल मीडिया पर बैन से यह आंदोलन शुरू हुआ है। जो मौजूदा आंदोलन आप देख रहे हैं, काठमांडू में हिंसा, राजधानी में प्रदर्शनकारियों ने संघीय संसद में आग लगा दी थी। तो जिस तरह से
आग लगाई गई, उसके बाद से लगातार वहां पर फायरिंग हुई तो 19 मरे, बल्कि अब ये संख्या और ज्यादा है, 300 से ज्यादा घायल। और पुलिस से भिड़ंत होने के बाद कर्फ्यू भी लागू की गई नेपाल में। पीएम केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री ने उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। हिंसक प्रदर्शनों के बाद सरकार में सत्ता संघर्ष भी चल रही है, क्योंकि अब उप प्रधानमंत्री के हाथ में वो सत्ता देकर जा रहे हैं। मंत्रिमंडल में इस्तीफों की झड़ी लगी। इसके पहले गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, कल ही इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद तमाम बड़े मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया और आज प्रधानमंत्री ने भी। गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री ने अपना पद इससे पहले छोड़ दिया था, प्रधानमंत्री के इस्तीफे से पहले। और नेपाल का लोकतंत्र जो रहा है, जैसा हम बता रहे थे, कि ये लगातार अस्थिर रहा है, डवाडोल रहा है, इसीलिए लोगों में असंतुष्टि हुई। माओवादी विद्रोह से लेकर अब तक सरकारों में उतार चढ़ाव रहे हैं, काफी ज्यादा अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनी, लेकिन जितने साल वहां लोकतंत्र उतनी ही सरकारें बनी। युवा पीढ़ी का विरोध सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी मुद्दा उठा रहे हैं। नेताओं के घरों पर हमले किए, चाहे वो प्रधानमंत्री ओली हों, पूर्व प्रधानमंत्री देवा हों, पौडेल हों, उन सभी के घरों पर प्रदर्शनकारियों का हमला हुआ। प्रदर्शनकारियों ने राजनीतिक वंशवाद का मुद्दा उठाया है और उनको नेपो किड्स का नाम दिया है। सोशल मीडिया पर ये देखिए, नेपो किड्स और नेपो बेबीज, इसको ट्रेंड कराया गया और इससे युवा और ज्यादा भड़क उठे। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। राजमहल से लेकर संसद तक प्रदर्शनकारी हर जगह हिंसा फैलाने में जुटे और जबरदस्त हिंसा हुई। और भारत नेपाल, जैसा कि हमने बताया, फ्री बॉर्डर है, तो उसको लेकर सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां भारत की तरफ से अलर्ट हैं। भारतीय नागरिकों के लिए दूतावास, वहां के काठमांडू दूतावास ने एडवाइजरी भी जारी की है कि वो अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। नेपाल से आने जाने वालों की इस बीच सघन तलाशी भी ली जा रही है, जो भी नेपाल से भारत आ रहे हैं या फिर भारत से नेपाल की तरफ जा रहे हैं। नेपाल से आने वालों पर सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है कि क्या वो किसी तरह के संदिग्ध हैं। हर तरह की जांच की जा रही है। एसएसबी और पुलिस के जवान लगातार वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आम दिनों में इतनी पेट्रोलिंग होती नहीं, लेकिन अभी पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। भारत सरकार की पूरे हालात पर पैनी नजर है, क्योंकि नेपाल हमारा ऐसा पड़ोसी देश है, रोटी बेटी का संबंध है, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर बैन से यह आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये तमाम बातें आप देख रहे हैं कि काठमांडू में हिंसा हुई है। उसके बाद हम आपको आगे लगातार और जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम दो खास विशेषज्ञ से जुड़ते हैं और हमारी इस चर्चा में दो खास विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, पूर्व सचिव हैं विदेश मंत्रालय के, बहुत बहुत स्वागत सर। और साथ में प्रोफेसर अंशु जोशी जी, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी मैडम। मैं पहले पिनाक रंजन चक्रवर्ती सर आपसे सवाल लेता हूं कि जिस तरह से कि ये आंदोलन शुरू हुआ, नेपाल में लोग असंतुष्ट तो लंबे समय से थे, लेकिन इस समय ये प्रदर्शन इतना ज्यादा हिंसक हुआ, इतना ज्यादा उग्र हुआ, इसकी आप क्या वजह देखते हैं? क्या इसके पीछे तात्कालिक तौर पर जो दिखाई पड़ रहा है कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाए गए और उसके बाद युवाओं ने आंदोलन कर दिया, क्या इतना ही है या इसके पीछे बहुत सारी चीजें एक्यूमुलेट हुई हैं और उसका ये नतीजा दिखाई पड़ रहा है? तो इतना आसान नहीं है कि सिर्फ बैन लग गया तो ये ट्रिगर हो गया। इसके पीछे और भी बहुत कुछ जरूर होगा, क्योंकि हमने इस तरह का सिचुएशन पहले भी देखा है, श्रीलंका में देखा है, बांग्लादेश में देखा है, और ये बार बार क्यों हो रहा है ये भी हमें सोचना पड़ेगा। इसकी मतलब हमको गौर करना पड़ेगा और इसके पीछे क्या है, कौन इसको मतलब जिसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब देखना पड़ेगा। क्योंकि एक बात हमें मालूम है कि करप्शन तो था ही, और उधर नौकरियों की कमी थी। जो नेपाली यूथ है वो सब बाहर जा रहे थे, और आपको पता होगा रेमिटेंस जो है नेपालियों से जो आता है ऑलमोस्ट 1 मिलियन, वो उनका 38% ऑफ जीडीपी है, देख लीजिए। क्योंकि वो देश में उनको कोई काम नहीं मिलता है, तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी बहुत हाई था। तो जैसे जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है जो सत्ता को बदलने की, जिसको हम रेजीम चेंज कहते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी बनती है। अब ये मतलब ऑटोमेटिकली हुआ या मतलब विदाउट एनी
विदाउट एनी प्लानिंग, तो ये तो मैं नहीं समझता इसके पीछे की प्लानिंग ज़रूर होगी। मैं ये नहीं समझता कि ये ऐसे ही मतलब स्पॉन्टेनियस इतना है जो दिख रहा है कि हाँ लोग रास्ते पे आ गए हैं, जो यंग यूथ जी। जो है। आपने देखा होगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का उनका ऑर्डर था कि जो जिसकी वजह से ये जो वेस्टर्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक वगैरह वगैरह, ये बहुत अच्छा, एक चीज़ हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो अमेरिकी हैं, ये बहुत पावरफुल हैं। इनकी 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 आमदनी एक कई देशों से ज़्यादा है जीडीपी से, तो इनका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी है और इस वो इन्फ्लुएंस करते भी हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब एक टॉक्सिक मिक्सचर लगता है मुझे, जिसकी वजह से ये हुआ है। और जो बैन जो था उसको हटा भी लिया गया। आपको मालूम होगा ये जो बड़े बड़े अमेरिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये टैक्स नहीं देते हैं, कमाते तो हैं, पर मेरे ख्याल में उसी वजह से। और ये जो नेपाल गवर्नमेंट का एक और जो मतलब एक शिकायत जो था कि ये लोग फूट डाल रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि वहाँ कोई भी कुछ कह देता है, कुछ भी कुछ कह देता है, कोई कंट्रोल नहीं है। और सोशल मीडिया जो उनके जो 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 मैनेजर्स हैं वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो फ्री स्पीच है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं और मुझे लगता है कि ये ठीक है। हम अगर सोचें कि ये एकदम स्पॉन्टेनियस है तो ये तो गलत होगा, ये गलत बिल्कुल, है। इसका जरूर पीछे से कुछ ना कुछ बड़ा लंबा सा कनेक्शन रहा है। लेकिन प्रोफेसर अंशु जोशी जी, जिस तरह से ये पूरा का पूरा, अगर थोड़ा सा हम, मुझे लगता है कुछ महीने पीछे तक जाएं, तो एक ऐसा वर्ग था जिसने ये कहा कि भाई राजशाही की वहां पर वापसी होनी चाहिए, राजशाही की वापसी होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र फेल रहा। यहां तक कि हमने देखा है कि संविधान निर्माण में भी नेपाल ने कितना वक्त लगाया और फिर भी संविधान जो है वो निर्विवाद रूप से सर्वस्वीकार्य बना भी नहीं है। ये भी बात सही है। तो क्या इन सब प्रदर्शनों के पीछे वहां से भी कनेक्शन है? क्या इसमें वो लोग भी शामिल हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि फौरी तौर पर सोशल मीडिया कंपनियों पर बैन लगाया, युवाओं को इससे, युवा जो है इससे नाराज हुए, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया कंपनियों ने युवाओं को सड़कों पर उतारा? क्या ये सब भी बातें हैं? लालचंद जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जिस बिंदु से मैं बात शुरू करना चाहती थी, आपने उस बिंदु को चर्चा में जोड़ दिया है। यदि हम बीते मार्च 2025 पर नजर डालें तो इसी प्रकार के हिंसक प्रदर्शन हमने नेपाल में होते हुए देखे थे, और तब जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर थे वे राजशाही वापस लाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। हमने इस पर चर्चा भी की थी। और यदि हम देखें तो 2008 के बाद से, तब जबकि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी नेपाल में, उसको एक पूरे संघर्ष के बाद, एक आंदोलन के बाद, लंबा आंदोलन चला नेपाल में, उसके बाद जो फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल घोषित किया गया, उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं लालचंद जी कि एक पहला बिंदु तो सरकारें अस्थिर रही हैं, और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु सरकार और जनता के बीच का जो संबंध है वो निरंतर कड़वा होता चला गया, लगातार खराब होता चला गया। तो एक ऐसा लोकतांत्रिक देश जिसमें जनता अपनी सरकार चुनती है, और यदि सरकार के प्रति जनता का अविश्वास हो जाए, संबंध कड़वे हो जाएं, तो फिर इस प्रकार के जब ट्रिगर पॉइंट्स आते हैं, ये तो एक ट्रिगरिंग पॉइंट है, तो इस प्रकार के जब ट्रिगरिंग पॉइंट आते हैं तो निश्चित तौर पर जो एक दूसरा एजेंडा होता है उसको लेकर के कई ग्रुप्स जो राजशाही वापस चाह रहे हैं नेपाल में। फिर आपने कहा कि जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया गया, तो मैं कुछ आंकड़े रख दूं, अपनी बात पूरी करके वो आंकड़े भी आपके साथ रखूंगी। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उन्होंने इंस्टिगेट किया हो, कोई बाहरी भी इस प्रकार की स्थिति हो सकती है, दबाव हो सकता है, या कोई इंस्टिगेशन हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर हमने जो बीते 2 दिनों में नेपाल में घटते हुए देखा वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट है। इट्स ओनली द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो हम बहुत सारे वर्षों में एक्यूमुलेट होते हुए देख रहे हैं। देखिए, 30 मिलियन की लगभग जनसंख्या है नेपाल की, इसका लगभग 37% जो है वर्ग वो सोशल मीडिया का आज की तारीख में इस्तेमाल करता है। और इसमें भी यदि हम देखें तो जो टोटल पॉपुलेशन है उसका लगभग 40% जो है वो 16 वर्ष से 42 वर्ष का युवा वर्ग है। अब ये जो युवा वर्ग है 37%,
जो प्रतिनिधित्व कर रहा है 30 मिलियन पॉपुलेशन का नेपाल की, जो सोशल मीडिया यूजर है। तो मैं अभी यदि इस वर्तमान एक बिंदु की बात करूं तो लालचंद्र जी वो इसलिए बौखलाया हुआ था क्योंकि जब वो नेपो किड्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक डिवाइड हमने देखा कि किस तरह से 10% से भी अधिक अभी वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बनी हुई है, इन्फ्लेशन की स्थिति है, आर्थिक चुनौतियों की स्थिति है। तो जो ये पूरा युवा वर्ग था, इसका एक फ्रस्ट्रेशन में आना एक हम देखते हैं कि कारक उनके पास थे। और इसके बाद बीते महीनों में हमने जिस तरह से राजशाही के समर्थन में विद्रोह या मैं कहूंगी प्रदर्शन होते हुए देखे, वो एक कारक तत्व था। एंड इफ दीज थिंग्स वर नॉट इनफ, तो ये जो फैसला इस सरकार ने लिया तो उसने एक मुझे लगता है ज्वालामुखी फटने का काम किया, और उसके बाद ये तमाम ये हमने उग्र प्रदर्शन होते हुए देखे। पर इसके पीछे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण है, जिस पर नेपाल की जो वर्तमान कैबिनेट से जुड़े हुए मंत्री रहे हों या जो वर्तमान नेता है, राष्ट्रपति हैं, उन सभी को ध्यान देना चाहिए और आगे के लिए देखना चाहिए कि कैसे स्थिरता का वातावरण। बिल्कुल, हम आगे की पहलुओं पर और तमाम बातों पर, तमाम जो इसके तत्व रहे हैं उन सब चीजों पर, यह भी कि आगे भविष्य क्या है इसका, आगे क्या दिखाई पड़ रहा है, भारत के लिहाज से कैसे इस डेवलपमेंट को देखा जाए, इन सभी मुद्दों पर करेंगे चर्चा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार। घर के रोजमर्रा के सामान पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। कम टैक्स, ज्यादा बचत। नेक्स्ट जेन जीएसटी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर खास चर्चा का प्रोग्राम, और चर्चा हम कर रहे हैं पड़ोसी देश नेपाल की हालात पर, जो इस समय वहां पर हालात हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सीधे रुख करता हूं पिनाक रंजन चक्रवर्ती सर, सीधे आपके पास आ रहा हूं। जैसे हमने नेपाल में जो डेवलपमेंट हुआ है उससे तो इसको जोड़ करके चर्चा कर ली, लेकिन जरा आसपास के इलाकों में, बांग्लादेश में जो हुआ था, श्रीलंका में जो हुआ था, इसके पहले अरब देशों में जो हुआ था, अरब स्प्रिंग से लेकर के यहां तक, क्या इससे भी कोई कनेक्शन नेपाल के इस आंदोलन का जुड़ता है क्या सर? इट इज वेरी टेम्पटिंग जोड़ने के लिए। हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह जो है वो हम उस पर विचार कर सकते हैं। आपको मालूम है, पर लेट अस साउथ एशिया या हमारे सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो हमने देखा कि पाकिस्तान में भी सत्ता बदला, इमरान खान को किस तरह से निकाला गया और फिर वो अभी जेल में है। श्रीलंका में देखा इस तरह की हालत हुई थी, जैसे हम आज देख रहे हैं नेपाल में प्रेसिडेंट के घर घुस गए, उनके प्रेसिडेंट को भी भागना पड़ा। बांग्लादेश में देखा हमने जो हुआ है, तो शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा और वो हमारे यहाँ उन्होंने आश्रय लिया। अब नेपाल में हमें दिख रहा है। तो क्या ये सिलसिला क्या एकदम क्या कहूँगा, इनमें कोई मतलब कनेक्शन है या नहीं है? खैर मुझे तो मालूम नहीं है, क्योंकि अंदर अंदर जो इसको अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारे इंटेलिजेंस के लोग हैं, उनको जरूर पता होगा कि अगर इसमें कोई कनेक्शन है या नहीं है, या कोई ऐसा चाह रहा है कि यहाँ पे, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस जब बढ़ रहा था ना, आपको पता है नेपाल में प्रधानमंत्री ओली बड़े प्रो चाइनीज माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए वो वाला एंगल तो नहीं मान सकते कि भाई उधर से कोई एंगल है या उधर से कोई हस्तक्षेप। ना, मैं बता रहा हूँ, उसी को बता रहा हूँ कि उसमें ऐसा है कि वो प्रो चाइनीज थे। उन्होंने टिकटॉक वगैरह जो बैन थे उनको चालू करवा दिया, उन्होंने फिर वेस्टर्न जो प्लेटफॉर्म थे उनको बंद करा दिया। तो इस तरह की बातें जो हुई, तो लग रहा था कि शायद जो ये जो वो कर रहे थे, लोगों को ये पसंद नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जिस तरह से प्रो चाइनीज पोजीशन ले रहे थे वो लोगों को शायद पसंद नहीं हो रहा था। ये भी हो सकता है, पर वहां भी अगर देखें, बाकी देशों में भी देखें, तो ये कुछ चाइना का भी इसमें एंगल मुझे दिखता है, क्योंकि प्रो चाइनीज, एंटी चाइनीज वगैरह वगैरह ये भी दिखता है। और फिर हमारे मतलब हमारे साउथ एशिया से अगर आप बहुत दूर चले जाएं तो उनका भी हाथ है, जो चाइना के खिलाफ
कंटेनमेंट या जो भी है उनकी पॉलिसीज, उस पे वो मतलब ठीक है। मैं लौटता हूं आपके पास सर, लौटता हूं। प्रोफेसर जोशी, आज जिस तरह से कि देखिए कल जिस तरह हिंसा हुई, हिंसा होने के बाद आज सुबह की जो शुरुआत हुई, आज सबसे पहले नेपाल की सेना की तरफ से महत्वपूर्ण बयान आया, ठीक। उसके बाद नेपाल की सेना अब एक्टिव दिखाई पड़ रही है। क्या होता हुआ दिखाई पड़ रहा है अब, जबकि केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है? क्या आपको लगता है कि नेपाल में जो आने वाली सरकार, जैसे अंतरिम सरकार की मांग हो रही है, ठीक है, या तो अंतरिम सरकार जो है वो बहुदलीय सरकार बन सकती है, या किसी तरह का बांग्लादेश टाइप का अरेंजमेंट कर सकते हैं ये लोग, या फिर आपको लगता है कि सेना भी किसी भूमिका के लिए क्या वहां तैयार है नेपाल में, या क्या होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? लालचंद्र जी, थोड़ा हमको इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं नेपाल के संविधान के हिसाब से जाऊं। हमने कल से आज में देखा कि सबसे पहले जो गृह मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया, कृषि मंत्री ने इस्तीफा दिया, स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दिया। सभी ने कहा, उन्होंने इस बात को भी कहा इन तमाम मंत्रियों ने कि इस तरह के प्रधानमंत्री के साथ काम करने का कोई औचित्य नहीं है, जिनका कि इस इतने बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, जो तानाशाही वाले डिसीजंस ले रहे हैं। आखिरकार को आज हमने ओली का भी इस्तीफा आते हुए देखा और उसको स्वीकार भी कर लिया गया। तो यदि नेपाल के संविधान के क्लॉज 77 को आप देखें तो 1/3 में जो क्लॉजेस हैं उसके अनुसार पहले तो प्रधानमंत्री के क्लॉज 77(1) में मृत्यु हो जाए, या कोई लो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो जाए, या फिर अपना इस्तीफा सौंप दे और राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर ले, तो इस ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? तो हम यदि संवैधानिक दृष्टि से देखें तो राष्ट्रपति की अनुशंसा से कैबिनेट तो अपना काम कर रही होती है, लेकिन सबकी सहमति से एक अंतरिम प्रधानमंत्री चुना जाता है, जो सरकार को, अंतरिम सरकार को, या कहें कि केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह काम करके तब तक चलाता है जब तक राष्ट्रपति फ्रेश इलेक्शंस अनाउंस करके और इलेक्शंस ना करवा दे और फिर नई सरकार चुन के ना आए। तो जिस तरह का मुझे अभी वर्तमान परिस्थितियां लग रही हैं, हालांकि सेना ने अभी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अभी ऑन ग्राउंड सिचुएशन संभाली है, पर मुझे लगता है कि आगे देखिए हो सकता है हमें राष्ट्रपति की तरफ से एक अंतरिम प्रधानमंत्री या एक सरकार की इसकी ज्यादा संभावना आपको दिख रही है। चलिए, शुड अनाउंस फ्रेश इलेक्शंस जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, अब इस सेगमेंट में हम जरा भारत के लिहाज से बात कर लेते हैं पिनाक रंजन सर, कि भारत के लिहाज से ये जो डेवलपमेंट हो रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने लोगों के लिए एडवाइजरी भी वहां पर दूतावास के द्वारा जारी किया गया है। नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का तो संबंध है ही, बहुत ही स्पेशल हमारा पड़ोसी है, क्योंकि फ्री बॉर्डर है एक तरह से। तो ऐसे में भारत को क्या इस समय क्या करना चाहिए, किस तरह से इस डेवलपमेंट को देखना चाहिए सर? देखिए, हमारे पड़ोस में किसी भी देश में इस तरह का उथल पुथल जब होता है तो वो तो चिंता का विषय बन ही जाता है, क्योंकि एक तो हमारे लोग बहुत हैं वहाँ पे, और जैसे आपने कहा कि बॉर्डर जो है पोरस है, ओपन है, आना जाना रहता है। और ये मत भूलिए, आपने रोटी बेटी की भी बात करी है, और हमारी इंडियन आर्मी में गुरखा रेजिमेंट्स हैं जी, जो हमारे लिए लड़ते हैं, वो भी सब नेपाल से रिक्रूटमेंट होता है उनका। वहाँ पे 1 लाख से ज्यादा लोग पेंशनर्स हैं जो इंडियन आर्मी के जी। तो इस तरह का जो रिश्ता है वो बड़ा यूनिक है। बिल्कुल। तो इसमें नेचुरली हम इंटरडिपेंडेंस भी है, और नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, क्योंकि उनका आना जाना सब भारत के अंदर से ही होता है, या फिर चीन की तरफ से, फिर वहाँ उतना आसान नहीं है, ऊंची पहाड़े हैं, हिमालय है, इसलिए मजबूरियां दोनों तरफ है। बिल्कुल, क्योंकि नेपाल की भी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है। ठीक है, तो इसीलिए आपस में मिलजुल के रहना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। प्रोफेसर जोशी, बिल्कुल संक्षिप्त सा कमेंट कि क्या भारत को इस समय क्या करना चाहिए, किन बातों पर सबसे ज्यादा नजर रखनी चाहिए? भारत निश्चित तौर पर, जैसे कि आप दोनों ही विद्वानों ने चर्चा की, हमारी पोरस बॉर्डर है और हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, तो हमारे यहाँ से एडवाइजरी वहां रहने वाले भारतीयों के लिए जारी हो चुकी है। और हम वैसे किसी के जाकर आंतरिक मामले में दखल देने वाला देश नहीं है, पर अपने बॉर्डर्स की दृष्टि से और स्पेशली जो एक इलीगल इमिग्रेशन की दृष्टि से उस पर ज्यादा चौकसी की अपनी आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बस हम सतर्क रहेंगे, रहना चाहिए, यही मैं कहूंगी। और बाकी उनके जो राजनीतिक, मुझे लगता है अभी अस्थिरता की स्थिति है, वो धीरे धीरे उस पर इंतजार करना चाहिए और नजर रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जोशी, पिनाक रंजन चक्रवर्ती सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और जाहिर सी बात है कि भारत के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नेपाल में जो कुछ हो रहा है अभी उसमें बहुत कुछ निकल कर आना बाकी है। आगे हम बताते रहेंगे। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।